Hello bachas, कैसे हो आप लोग सब? This is Arjman Akhtar from the team Red Fight and here we will study history of class 10th. I hope you all remember कि हमने कुछ वीडियोस में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री का. याद है कुछ? आई नो बहुत दिन हो गए हैं क्लासेस को, बट स्टिल आई थिंक आप लोगों को याद ही होगा. द चैप्टर इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म. ओके, अब याद आया कुछ? रिकॉल हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स? नहीं रिकॉल हुए तो टेक अ 5 मिनट्स एंड सारे एक चीज को रिकॉल कर लीजिए. ठीक है, तब तक मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ. अगर हम लोग बात करें द राइज ऑफ नेशनलिज्म में टॉपिक वाइज की, तो मैंने लास्टली आप लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशंस किया था और मैंने कहा था इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक दैट इज द विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन. ठीक है, विजुअलाइजिंग अ नेशन. तो विजुअलाइजिंग अ नेशन आज हमारा कॉन्सेप्ट है इस क्लास का, कि हमें आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर अप करना है. हाउ दिस कॉन्सेप्ट केम अप, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ और यूरोप में इसका क्या काम था. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर मैं बात करूं विजुअलाइजिंग अ नेशन, तो फर्स्टली सबसे पहले किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी मीनिंग को समझो. अगर आप उस हेडिंग का मीनिंग समझ जाते हो ना, तो लिटरली आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि व्हाट ऑल दिस टॉपिक ऑल अबाउट, कि आखिर ये टॉपिक क्या डिस्क्राइब करना चाहता है. विजुअलाइजिंग मतलब बच्चों टू इमेजिन. ठीक है, एक चीज को इमेजिन करके पोर्ट्रे करना. विजुअलाइजिंग अ नेशन मतलब नेशन का एक इमेजिनेशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. मतलब कि क्या होने वाला है कि नेशन को इमेजिन करना, विजुअलाइज करना किसी और तरह के फिगर से, सिंबल से, कॉन्सेप्ट से, कुछ भी हो सकता है बच्चों विजुअलाइजिंग में. ठीक है, एनीथिंग. तो इस आज हम लोग का यही कॉन्सेप्ट है. तो विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब आप लोग समझ गए, टू इमेजिन अ नेशन विथ टर्म्स ऑफ सिंबल्स, फिगर्स और किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, हम लोग उसमें पढ़ेंगे. और आज हम लोग जो आइडियोलॉजी पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, अगर हम लोग समझे तो ये कॉन्सेप्ट जो है विजुअलाइजिंग द नेशन, ये जो है, जो वहाँ के फ्रेंच आर्टिस्ट थे इन द टाइम पीरियड बिटवीन 18 to 19 सेंचुरी, उन लोगों ने क्या किया कि सोचा कि अब हम लोग अपने देश को विजुअलाइज मतलब इमेजिन, एक होता है ना देश को पोर्ट्रे करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स की जरूरत होती है, कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, कुछ कलर्स की. हर अलग अलग कलर किसी किसी चीज को सिंबलाइज करता है. अलग अलग तरह का स्टैचू अलग अलग फीलिंग्स को, इमोशंस को, अलग तरह के कॉन्सेप्ट को या अलग तरह के कोई एक डायलॉग या आइडियोलॉजी को क्लैरिफाई करता है ना बच्चों. बहुत तरह का इस तरह का आपका हमारे देश में बहुत सारे स्टैचूज हैं, कलर्स हैं. जैसे हमारा फ्लैग में ही जो कलर है, अगर फ्लैग आप देखोगे तो जो हमारे फ्लैग में जो ट्राई कलर का फ्लैग है, हर कलर जो होता है फ्लैग में वो अलग अलग तरह के लिए सिंबलाइज होता है. ठीक है, ग्रीन कलर ग्रीनरी को करता है, सैफरन कलर ब्रेवरी को करता है, व्हाइट क्या करता है, व्हाइट इज फॉर द पीस. तो आपने देखा हर कलर का सिंबलाइजिंग अलग अलग है हमारे फ्लैग में. और फ्लैग क्या सिंबलाइज करता है, वो हमारे देश का सिंबल है, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम लोग बात करें इंडिया की, अगर आप इंडिया के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में क्या आता है? इंडिया का नक्शा आता है क्या, या कोई मम्मी या कोई पापा बने हुए दिखते हैं? नहीं दिखते. तो अगर आप लोग पढ़ लोगे तो शायद आपको दिखने लगे. आप लोगों को याद है कई सारी मूवीज में या बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट वाइज कोई इंस्पिरेशनल अगर स्पीच होती है तो उसमें इंडिया को भारत माता के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है. भारत माता, भारत माता क्या है बच्चों? एक आइडियोलॉजी है, एक इमेजिनेशन है हमारी. भारत माता एग्जिस्ट करती है क्या? ही और शी, भारत माता एक आइडियोलॉजी है, वो एक शी पर्सनैलिटी है. तो वो तुम्हारे दिमाग में आते, जब तुम बात करते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज आती है भारत माता की. क्या उनका कोई फेस है? नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी बच्चों, वो हमारी एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन है. हम अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें एक तरह से विजुअलाइज इमेजिन करते हैं. ठीक उसी तरह फ्रेंच आर्टिस्ट ने भी अपने यूरोप को और फ्रांस को विजुअलाइज करने के लिए कुछ तरह के कॉन्सेप्ट निकाले, कुछ तरह के सिंबल्स निकाले. जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सिंबल्स के, एक देश को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बहुत सारे देश अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू सम सॉर्ट ऑफ सिंबल्स. कोई कोटेशन होता है जो उनके देश के आइडियोलॉजी को, जो उनके देश के बेसिक प्रिंसिपल्स को, उनके सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है. तो उस टाइम पीरियड पे सिंबल का क्या मतलब होता है बच्चों? सिंबल एक ऐसा एक्सप्रेशन कह सकते हैं, एक ऐसा थिंग, इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज अ थिंग दैट रिप्रेजेंट समथिंग, जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है खुद में ही. फॉर एग्जाम्पल आप फ्रांस के टाइम में देखो, जब लोग रिपब्लिक हो रहे थे तो वो एक रेड कैप पहनते थे. वो रेड कैप जो थी वो किसका सिंबलाइजिंग था? द
सिंपलाइजिंग वो लिबर्टी की थी निशानी, कि वो लोग रिपब्लिक हो चुके हैं, अब लिबर्टी आजादी की निशानी थी। वो जो ब्रोकन चेन, कई बार फ्रांस में जगह जगह पे अब पेंटिंग्स लगी होने लगी, जब लोग अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ तो वो ब्रोकन चेन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? वो ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट कर रही थी कि वो लोग स्लेवरी सिस्टम से अब बाहर आ चुके हैं, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। क्योंकि जब हम किसी के गुलाम होते हैं तो हम हथकड़ियों में लिटरली तो बंधे नहीं होते, बट हम उनकी बात में बंधे होते हैं, हमें वही करना होता है जो वो कहते हैं। तो क्या हम उनके गुलाम हुए? हम उनकी आदर्शों का पालन करते तो हम क्या जकड़े हुए हथकड़ियों में? हमारी कोई बाउंड्री नहीं, अपनी कोई लाइफ नहीं, जो वो बोलेंगे हमें वही करना है। तो जब वो चेन टूटी, उसका क्या मतलब है कि अब हम आजाद हो गए, अब हम अबॉलिशन स्लेवरी सिस्टम से बाहर आ गए। तो जो ब्रोकन चेन थी वो उस चीज को रिप्रेजेंट करने लगी। फिर फैसेज, FASCES, फैसेज जो है वो एक वेपन होता है बच्चों, एक तरह का वो होता है ना, स्टिक ऑफ बंडल्स होते हैं, बहुत सारे वुडन बंडल्स होते हैं जो एक साथ बांध दिए जाते हैं, बाइंड अप किए जाते हैं, और उसमें एक एक्स कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो वो आप देख रहे हो कि बहुत सारे बंडल्स एक साथ जुड़े हुए हैं और बांधे हुए एक साथ, और उसमें एक लोहे का एक्स लगा रहता है, वो काटने वाटने काम आता है। वो क्या बताता है? स्ट्रेंथ इन यूनिटी। ठीक है, कि एकता में बल है। जब हम सब साथ आएंगे, बहुत सारे वुडन लॉग्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, उन्हें बाइंड अप किया जाता है, मतलब जब हम सब साथ आएंगे हम क्या पावरफुल बन जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स और इमेजेस होते हैं बच्चों, जो हम अपने देश को या अपने इनर फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंच आर्टिस्ट ने भी ये चीज स्टार्ट करना शुरू कर दिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18 to 19 सेंचुरी। और उनके इस तरह के आर्टिस्ट, इस तरह के आर्ट वर्क से उन लोगों ने एक नए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। फ्रेंच आर्टिस्ट ने, उन लोगों ने क्या किया? दे स्टार्टेड टू रिप्रेजेंट देयर नेशन बाय वन पर्सन। एक इंसान के द्वारा उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। अब उस तरह का उन लोगों का जो माइंड सेट था, उस तरह का जो उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन था, उसने एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन टू बी एज एलिगरी। अब व्हाट इज एलिगरी बच्चों? एलिगरी एक एक्सप्रेशन है बच्चों, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स को, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, हमारे फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, डिपिक्ट करता है थ्रू वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक स्टैचू हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक कोटेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच आर्टिस्ट ने अपने आइडियोलॉजी, अपने फीलिंग्स को, अपने प्रिंसिपल्स को, या अपने कंट्री के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया। वो आइडियल, वो जो एलिगरी जो कॉन्सेप्ट थी, उन्होंने एलिगरी कॉन्सेप्ट को किसके द्वारा डिपिक्ट करना शुरू किया? थ्रू अ फीमेल फिगर। उन्होंने अपने आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है बाबू बच्चे, तुम्हारे अंदर की भावना, ठीक है, तुम्हारे अंदर की इनर फीलिंग्स, तुम्हारे सेंटिमेंट्स, तुम्हारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑन विच दैट कंट्री रन्स, या तुम्हारी वो फीलिंग्स कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी कंट्री में डिजायरेबल हो। ये सारी बातें क्या हमारी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। ये सारे आइडियाज वहां के फ्रेंच आर्टिस्ट ने किसके थ्रू रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया? एक फीमेल फिगर के थ्रू। ये जो रिप्रेजेंटेशन था ना, डिपिक्टिंग देयर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, द कंट्री प्रिंसिपल्स, ये सारे जो इनर स्ट्रेंथ आइडियाज थे, डिपिक्टिंग थ्रू अ स्टैचू, एक फीमेल फिगर के द्वारा जो इलेक्ट करने लगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एलिगरी कहते हैं। ठीक है, एलिगरी मतलब डिपिक्टिंग देयर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, उनकी इनर फीलिंग्स की कोई भी आइडियाज थ्रू अ फीमेल फिगर। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ एलिगरी। आई होप आप लोग एलिगरी का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया भारत माता के बारे में। जब हम लोग हमारे देश भारत की बात करते हैं, हमारे इंडिया की, तो सब लोग इंडिया को डिपिक्ट करते हैं थ्रू भारत माता, है ना। भारत माता है, भारत माता के लिए हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, भारत माता में ये अलाउड नहीं है। तो भारत माता कौन है? क्या किसी ने आज तक भारत माता को देखा नहीं? बट जब हम भारत माता को याद करते तो वी विजुअलाइज अ इमेज ऑफ शी। वो एक विमेन है जिसको हम विजुअलाइज करते हैं। उनका कोई फेस, कोई कलर, कोई इस तरह का क्रीड, कोई रिलीजियस नहीं है बच्चों। तो वो क्या है? वो भी एलिगरी है। ठीक है, वो भी एलिगरी जो हम यूज कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को डिपिक्ट करने के लिए। तो फ्रेंच आर्टिस्ट ने भी वही करना स्टार्ट किया। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, फ्रेंच ने उस टाइम पे मैरियाना नाम की एक स्टैचू को जन्म दिया। दैट स्टैचू, उन्होंने एक स्टैचू बनाया विमेन का, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जैसे दिखती हैं वो, उन्हें बनाया और उन्हें बना करके उसका नाम दिया मैरियाना। ठीक है, मैरियाना उनका नाम था, उस स्टैचू का नाम मैरियाना था। और वो मैरियाना के थ्रू अपने आइडियल जो था ना, जो वहां के फ्रेंच सिटीजन जो फील करते थे, उस आइडियाज को उन्होंने उस स्टैचू के थ्रू रिप्रेजेंट किया। और मैरियाना जो स्टैचू थी, वो जो फीमेल फिगर उन्होंने बनाया, वो स्टैचू क्या रिप्रेजेंट करती थी? सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ मोनार्की।
जो फ्रांस के लोग फील करते थे कि मोनार्की हट जाए और एक डिसिप्लिन गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है, रिपब्लिक हो जाए। उनका रिपब्लिक होना, उनकी जो बेसिक 3 राइट्स है जो फ्रेंच में हुई थी, वो क्या थी? लिबर्टी, फर्टिनिटी एंड रिपब्लिक। ये तीनों चीज, इक्वालिटी, ये तीनों चीज उन लोगों ने डिपिक्ट करना स्टार्ट किया। थ्रू विच? थ्रू अ फीमेल फिगर। उस फीमेल फिगर का नाम क्या रखा उन लोगों ने? मैरियाना। उस फीमेल फिगर का नाम था मैरियाना। उस तरह से उन्होंने उसे बनाया, ठीक है। और मैरियाना वहां के रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करती थी, वहां के पूरे सिटीजन की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती थी, उनकी इनर फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती थी। सिमिलरली ये तो था फ्रांस ने ये चीज अपनाई थी, ये ठीक इसी तरह जर्मनी ने भी एलिगरी अपनाया। उन्होंने भी जर्मन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल फिगर का सहारा लिया और उस फीमेल फिगर का नाम दिया, क्या नाम था उनका? जर्मानिया, ठीक है। उस फीमेल फिगर का नाम था जर्मानिया। उन्होंने पूरे जर्मन को रिप्रेजेंट किया थ्रू वन फीमेल फिगर दैट इज नोन टू बी एज जर्मानिया। जैसे जैसे मैरियाना का जो फिगर है वो फेमस होने लगा, वहां के लोग जानने लगे फ्रांस किसके द्वारा रिप्रेजेंट होने लगा, उस फीमेल फिगर के द्वारा। उनके स्टैचूज बनने लगे, जगह जगह स्टैम्प्स आने लगे मैरियाना के, क्वाइंस बनने लगे, तो मैरियाना फेमस होने लगी। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फर्टेनिटी, इक्वालिटी, रिपब्लिक, अबॉलिशन ऑफ मोनार्की, जिसकी भी इनर फीलिंग थी जितने भी वहां के सिटीजन की, वो सब मैरियाना रिप्रेजेंट करने लगी, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे देश इंडिया की भी, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को टू अंडरस्टैंड दिस। कहीं पर अगर आप जाते हो किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपको शहीद स्मारक दिखता हो, ठीक है, शहीद स्मारक दिखता है, मैं यहाँ पर एलिगरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिंबलाइजेस की बात कर रही हूँ कि एक स्टैचू क्या क्या सिंबलाइज करता है, कैसे मैरियाना फेमस हुई, लोगों ने मैरियाना से खुद को कनेक्ट कैसे किया। तो आप कहीं जाते हो, आपको शहीद स्मारक दिखता है। शहीद स्मारक कैसा होता है बच्चों? एक पोडियम बना होता है, उसके ऊपर एक आर्मी राइफल खड़ी होती है और उसे कैप पहना दिया जाता है और उसे सीमेंटेड फॉर्म में रखा जाता है। जब हमारा सोल्जर्स का कोई ऐसा 15 अगस्त है या 21 जनवरी, ऐसा कोई भी हिस्टोरिकल डेज होता है जहाँ पे सोल्जर्स ने अपना योगदान दिया हमारे देश को आजाद करने के लिए, वहां पर उसे सजाया जाता है, उस दिन उसे रिस्पेक्ट दी जाती है। तो वो किस लिए? इन द मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स, उनकी याद में बना। वो क्या सिंबलाइज करता है, वो क्या दर्शाता है? उसको बनाने की लोगों को क्या जरूरत थी? वहां पे लोग अपनी कौन सी फीलिंग डिपिक्ट कर रहे हैं? उस स्टैचू के थ्रू, उस एक राइफल के थ्रू वो लोग अपने सोल्जर्स को सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, ठीक है। वहां पर उन्हें याद करें उन दिनों में कि आज हम लोग आजाद है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस किया। वहां पे वो लोग ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, वहां पे वो लोग फील कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जबकि वहां पे कोई फिगर नहीं है बच्चों, वहां पे कोई बुक नहीं खुली है कि आपको उनसे सीखना या जाना, नहीं। वो एक स्टैचू जिसका कोई आंख मुंह नाक भी नहीं है, वो सिंबलाइज करता है और हमें इंस्पायर कर रहा है, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है द होल ग्रुप या द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ सोल्जर। तो समझ आया? एक एलिगरी या एक तरह का स्टैचू किस तरह से हमारे इमोशन से या हमारी लाइफ से या हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये आप लोगों को क्लियर हुआ। सिमिलरली जर्मनी ने भी अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर अपनाया। दैट फीमेल फिगर इज नोन टू बी एज जर्मानिया। उसका नाम था जर्मानिया। जर्मानिया को इस तरह से बनाया गया कि उनमें जो क्राउन पहनाया गया वो क्राउन किसका था? ओक लीव्स का था। और ओक लीव्स वहां पे किसके लिए रिप्रेजेंटेटिव है? हीरोइज्म के लिए, ब्रेवरी के लिए, इनकरेजमेंट के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने एक हाथ में उन्हें स्वॉर्ड पकड़ाई, एक हाथ में जर्मानिया की एक हाथ में तलवार होती है। उसका मतलब क्या होता है कि रेडी टू फाइट, वो हमेशा लड़ने को तैयार है। लेकिन एक हाथ में ऑलिव लीव्स होता है और फ्लैग होता है अलग अलग कलर्स का। उसका क्या मतलब होता है? दे वॉन्टेड पीस, ठीक है, दे वॉन्ट टू हैव पीस। वो एक तरफ है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं लड़ने को भी तैयार हूं, लेकिन मुझे अपने देश में क्या चाहिए? मुझे अपने देश में शांति चाहिए। तो उस देश के सिटीजन के ये सारे आइडियाज को किसने रिप्रेजेंट किया? एक सिंगल फीमेल स्टैचू ने। दैट स्टैचू इज नोन टू बी अ जर्मानिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। विजुअलाइजिंग अ नेशन, हमारे देश को डिपिक्ट करने के लिए किसी एक चीज, किसी एक इमेजिनेशन की जरूरत होती है, और वो इमेजिनेशन कोई भी फिगर हो सकता है। लेकिन फ्रेंच कंट्री ने एक फीमेल फिगर को ये विजुअलाइज करना स्टार्ट किया, जिसने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जो कॉन्सेप्ट का नाम है एलिगरी, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट में हम अपने आइडियाज को, अपने बिलीव्स को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ फीमेल फिगर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि हमने
देखा कि विजुअलाइजिंग अ नेशन इस तरह से जन्म लिया था। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका? हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट का, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही थी जिसने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। उनकी आइडियोलॉजी ही थी जिसने इस तरह के नए तरह की चीजों को हमारे सामने लाए, ताकि लोग रिप्रेजेंटेशन का एक नया सोर्स बना सके। Okay, so that's all for today. I hope you all understand this topic very well. If not, अगर आपको इस टॉपिक को समझने में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आती बच्चों, आई अग्री कि हमारी बातें हर स्टूडेंट्स को इक्वली समझ नहीं आती, ठीक है। कहीं कहीं पे हम लैप्स कर जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी मेरी बातें समझ नहीं आती, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन। आई एम श्योर मैं जितना हो सके आपकी वहां पे मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन बच्चों, डोंट फॉरगेट टू स्टडी एट होम अ लिटिल बिट। इतना भी मुश्किल नहीं है पढ़ना, ओके। एंड बच्चों, बी सेफ एट होम, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के पढ़ाई हो सकती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, थैंक यू।